अनोखा तरीका देखने को मिला। पाक में प्रधानमंत्री को जेल में डाला। आपको बता दें, पाक में लोकतंत्र का यह अनोखा तरीका, जहां सिंध पर पाकिस्तान को साफ जवाब, जब तक आतंक तब तक संधि स्थगित। तो वही आपको बता दें, सीमा पर से आतंक रोके पाकिस्तान। वहीं आपको बताते चले, भारत ने यूएनएससी पर फिर पाक में लोकतंत्र का अनोखा तरीका देखने को मिला। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को 3 मोर्चे पर घेरते हुए करारा जवाब दिया। भारत में स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेगी ने पाकिस्तान को हालिया गतिविधियों और उसकी आंतरिक स्थिति पर गंभीर टिप्पणी की। भारत ने प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का अनोखा तरीका अपनाया गया, जहां प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे हालात में पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है। सिंध और सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तान की गतिविधियों पर भारत ने सख्त रुख अपनाया। हरीश ने कहा कि जब तक आतंक है तब तक कोई संधि नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी सीमा पार से होने वाले आतंक पर तुरंत रोक लगानी होगी। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, पहलगाम आतंकी हमला और सीमा आतंक पर उठाया मुद्दा, साथ ही पाकिस्तान पर कड़ी फटकार और साफ संदेश भी दिया। तो वहीं आतंक के खत्म होने तक संधि स्थगित करने का ऐलान किया गया। लोकतंत्र और कानून पर सवाल भी। इस दौरान यूएन में पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़। by banning the ruling political party and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defense Forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. Last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. तो वहीं आपको बताते चले, पाकिस्तान पर भारत का ट्रिपल अटैक देखने को मिला, जहां सिंधु समझौते पर आईना दिखाया गया। इमरान से बाबरता, साथ ही सीडीएफ मुनीर को भी इन मुद्दों को लेकर यूएनसीसी में भारत ने पाकिस्तान को घेरा। पहलगाम आतंकी हमला और सीमा पार आतंकवाद पर ये मुद्दे उठाए गए। पाकिस्तान को कड़ी फटकार और साफ संदेश भी देते नजर आए। वहीं आतंक के खत्म होने तक संधि स्थगित करने का ऐलान किया गया। वहीं लोकतंत्र और कानून पर सवाल भी उठाए गए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय जॉर्डन यात्रा के दौरान ट्वीट कर यात्रा के मुख्य अंश साझा किए। ये दौरा भारत और जॉर्डन के बीच 75 वर्षों के कूटनीतिक संबंधों के अवसर पर किया गया था और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। तो वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और जनता का धन्यवाद किया और कहा कि दोनों देशों के बीच नवीनीकरण ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान प्रदान और विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा के दौरान प्राप्त परिणाम नई प्रगति और समृद्धि के अवसर भी खुलेंगे, जो आपको बता दें कि दोनों देशों के नागरिकों के लिए लाभदायक होंगे। साथ ही उन्होंने क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके प्रस्थान के समय एयरपोर्ट पर उन्हें विदा किया था। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नए जिले का आधिकारिक नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हांसी के निवासियों को नए जिले की स्थापना पर बधाई दी और कहा कि इस कदम से क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार होगा। हांसी के नए जिले बनने से स्थानीय प्रशासनिक कार्य, विकास परियोजनाएं और जन सुविधाओं का
प्रबंधन और प्रभावी ढंग से किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। तो आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा, उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज आप सबको मैं आज इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का तूफान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बयान पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का करारा पलटवार सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गर्मा गई है। बहस वहीं आखिर क्या कहा प्रियंका गांधी ने और किस बात पर कंगना रनौत उनसे भिड़ गई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रियंका का बयान बना विवाद की बजाय, संसद में विकास बनाम विरोध की बहस। कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कंगना ने नागरिकता और वोटिंग का उठाया मुद्दा। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका टकराव कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से हुआ है। विवाद की जड़ राजनीति और विचारधाराओं से जुड़ी बयानबाजी है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल में ही एक सार्वजनिक मंच से सरकार की नीतियों और मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। प्रियंका गांधी के इस बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी की राजनीति और कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए। कि मैं एक नई सांसद हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा, लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल भर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला। अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ ले, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है, उनकी जो है आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई,
उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। उनका फोटो यहाँ यूज किया गया, मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहाँ मकसद क्या है? जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। आपने बहस मांगी है, आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी, अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने हाल ही में सरकार और कुछ नीतियों को लेकर बयान दिया था, जिस पर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने प्रियंका के बयान को लेकर सवाल उठाए और कांग्रेस की राजनीति पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने कहा कि देश की जनता अब भावनात्मक नहीं बल्कि राष्ट्र हित और विकास के मुद्दों पर सोचती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने कंगना के बयान पर आपत्ति जताई और पलटवार किया। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ये पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग हुई हो। इससे पहले कंगना अपने बेबाक बयानों के चलते राजनीतिक विवाद में रही है। फिलहाल ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर बहस तक सीमित नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आने वाले समय पर रणनीति से जोड़ा जा रहा है।
तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जो गोवा नाइट क्लब मालिक भारत लौटे, लूथरा ब्रदर्स दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जो गोवा नाइट क्लब मालिक लौटे भारत बीच बॉय रोमियो लेन मामले में कार्रवाई। गोवा पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, भारत में वापस लाए गए लूथरा ब्रदर्स। तो वहीं आपको बता दें, गोवा के अरपोरा में स्थित बीच बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को भारत वापस लाया गया। दोनों आरोपियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही गोवा के नाइट क्लब में हुई आग के मामले में हुई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपियों को अब अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उन्हें गोवा पुलिस की कस्टडी में भेज दिया जाएगा। क्या अब किसानों के अच्छे दिनों की होगी शुरुआत, क्योंकि मनरेगा की जगह नया रोजगार कानून लाने जा रही है सरकार और सांसदों को बांटी गई है बिल की कॉपियां। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने वीबीजी राम योजना पर सरकार को घेरते हुए कह दिया कि नाम बदलते ही सनक समझ में नहीं आती। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नई रोजगार स्कीम लाने जा रही है। इस स्कीम के आने के बाद मनरेगा खत्म हो जाएगा और इसकी जगह नई योजना ले लेगी सरकार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को खत्म करने और इस संबंध में एक नया कानून बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक लाने जा रही है। नई योजना किसानों के लिहाज से बहुत अच्छी मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने की कोशिश की आलोचना कर रहा है और इस नए बिल का नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण होगा। इस नए बिल को ही विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 कहा जा रहा है। मनरेगा साल 2005 से ही अस्तित्व में है। अब सरकार इसका नाम बदलकर पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना करने जा रही है। नई स्कीम में राज्यों की भी तय होगी भूमिका। जी हाँ, इस बिल में राज्यों को और अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे वे स्थानीय और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार ये तय कर सकेंगे कि श्रम शक्ति का उपयोग किन प्राथमिक कामों में किया जाए। पीएम गति शक्ति से जुड़ाव की वजह से योजना में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और कामों की दोहराव की संभावना भी खत्म होगी। विस्तृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार की जाएंगी ताकि गांव की विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विकास विजन का सक्रिय हिस्सा बन सके। नए बिल से केंद्र ही नहीं राज्यों की भी जवाबदेही तय होगी, क्योंकि पहले पूरा पैसा केंद्र सरकार दिया करती थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों का शेयर 60% और राज्य का 40% का होगा। सामान्य राज्यों के लिए ही लागत झांसा करने का अनुपात 60 और 40 रखा गया है। नई योजना से खेती किसानी में भी राहत मिलेगी। दरअसल केंद्र की ओर से रोजगार गारंटी योजना चलाए जाने की वजह से खेती के सीजन में खेतों में काम करने के लिए मजदूर या कामगार नहीं मिलने की लगातार शिकायतें आती रहती थी, लेकिन इस नए बिल में इसका समाधान तलाश लिया गया है और इस संकट को दूर किया गया है। 125 दिनों की रोजगार गारंटी यथावत रहेगी, लेकिन लोगों को खेती और खेती संबंधित गतिविधियां यहाँ तक कि अपने खुद के खेतों पर भी काम करने की लचीलापन दिया जाएगा। अब राज्यों को अधिकार दिया गया है कि खेती जैसे बुआई कटाई के समय वो मजदूरों की उपलब्धता के लिए एक साल में 60 दिनों सार्वजनिक काम रोक सकते हैं, लेकिन ये रोक लगातार 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि 10 से 15 दिन का हो, तो ताकि सार्वजनिक काम ज्यादा दिनों तक बाधित न रहे। साथ ही खेती के सीजन में मजदूरी महंगाई पर भी नियंत्रण बना रहे और इससे मजदूर खेती के सीजन में अपने खेत में भी काम कर सकेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की तैयारी है। नए कानून के तहत मजदूरों को 25% अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। डिजिटल उपस्थिति, आधार कार्ड आधारित सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अनिवार्य किया गया है। यदि समय पर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देना राज्यों के लिए अनिवार्य होगा। अभी देश में करीब 40 लाख लोग 100 दिन ग्रामीण रोजगार की योजना का लाभ ले रहे हैं। अब नई योजना के तहत 100 से बढ़ाकर 125 दिन
कर दिया जाएगा। मनरेगा साल भर चलता था, लेकिन नई योजना खेती के सीजन के दौरान स्थगित रहेगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाया जाएगा, फिर उसे गति शक्ति स्कीम से जोड़ा जाएगा ताकि कामों का दोहरापन ना हो। ग्राम पंचायत के जरूरत के हिसाब से काम होंगे ताकि ये पता किया जा सके कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर की गांव में जरूरत है, जैसे आंगनबाड़ी भवन आदि, और फिर उसके हिसाब से काम और फंड का आवंटन किया जाएगा। अब प्राकृतिक आपदा के दौरान भी काम होगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा के दौरान भी इस योजना के तहत काम हो सकेगा। अभी 1,51,282 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान रखा गया है, जबकि पिछले साल 86,000 करोड़ रुपए था। पंचायतों में कितना काम हुआ है उसके हिसाब से उसकी A, B और C ग्रेडिंग होगी। मसलन हर एक पंचायत में काम हो और वो विकसित बने, उसके लिए जहां काम कम हुआ और जरूरत है और जहां काम बहुत हुआ उसके हिसाब से ग्रेडिंग तय की जाएगी, ताकि कम विकसित पंचायत में इस योजना के तहत ध्यान दिया जा सके और वहां भी काम हो सके। ग्राम पंचायतों के सुझावों के आधार पर गांव को A, B और C कैटेगरी में रखा जाएगा, जिससे राज्य ये तय कर सकेंगे कि किस पंचायत में सबसे जरूरी विकास कार्यों पर ध्यान देना है और अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। नई योजना के लिए 4 प्राइमरी क्षेत्र भी तय किए गए हैं। VBG रामजी बिल के तहत ही ग्रामीण विकास के लिए 4 प्राइमरी क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। जल सुरक्षा से जुड़े कार्य, कोर ग्रामीण अवसंरचना, अत्यधिक मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य और आजीविका से संबंधित अवसंरचना शामिल है। इनके तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में जोड़ा जाएगा, जिससे योजनाओं का समन्वय और निगरानी बेहतर हो सकेगी। वहीं अब नाम बदलने पर विपक्ष के तीखे तेवर भी दिखने लगे। हालांकि विपक्ष ने मनरेगा के स्थान पर नया कानून बनाने की तैयारी के बीच सवाल उठाया कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। सरकार के कदम के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है तो कार्यालयों और स्टेशनरी में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, जिस पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो इसका क्या फायदा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर निराशा जताते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। गांधी न केवल देश में बल्कि दुनिया में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। अब उनका नाम हटाना मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि मकसद क्या है, उनका इरादा क्या है। और तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी सरकार के इस कदम को महात्मा गांधी का अपमान करार दिया है। इसके साथ ही सांसदों ने मकर द्वार के बाहर महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर मनरेगा नाम बदलने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। तो साफ है कि ग्रामीण भारत के रोजगार मॉडल में अब एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी है। सरकार कह रही है कि ये बदलाव विकास की रफ्तार बढ़ाएगा, किसानों को राहत देगा और गांव को विकसित भारत 2047 से जोड़ेगा। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है
क्या महात्मा गांधी का नाम हटाना जरूरी था? क्या नाम बदलने की कीमत जनता चुकाएगी? और क्या ये सुधार कम, राजनीति ज्यादा है? अब निगाहें संसद पर है, जहां तय होगा कि मनरेगा की विरासत आगे बढ़ेगी या उसकी जगह नया कानून ग्रामीण भारत की तकदीर बदलेगा। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट